हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। माई सेल्फ सुवी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने अपना कवर कर लिया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस and acid base titration and also non-aqueous titration and precipitation titration। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन होने वाली है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। मेट्रिक मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे या फिर डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे, बोल सकते हैं एनालिसिस करेंगे। तो इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक टाइप है, इन विच द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसमें एक फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का जो कि हमारा स्टेबल होता है। एंड देखते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स किसके किसके बीच में फॉर्म होगा। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन द मेटल आयंस एंड अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है ये मेनली मेटल आयंस और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बीच में बनता है। इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन अ सोल्यूशन। इस टाइट्रेशन का हम यूज करते हैं मेटल आयंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सोल्यूशन से। इट इज आल्सो नोन एज चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन। इस मेथड को, इस टाइट्रेशन को हम चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइट्रेशन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयंस इन अ सोल्यूशन। जैसे कि हम अभी पढ़े हैं कि जो ये टाइट्रेशन है इसका हम यूज करते हैं मेनली मेटल आयंस के डिटर्मिनेशन में किसी भी सोल्यूशन से। तो इन विच मेनली यूज EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड। तो इसमें हमारा मेनली यूज किया जाता है EDTA एज अ टाइटेंट, जो कि एज अ टाइटेंट यूज किया जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड EDTA टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन को हम EDTA टाइट्रेशन के भी नाम से जानते हैं। तो जो हमारा एनालाइट होगा इसमें वो हमारा मेटल आयंस होगा। जो हमारा टाइट्रेंट होगा, वो क्या हो सकता है, लिगेंड्स और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, मेनली EDTA। मतलब जो हमारा टाइट्रेंट होगा वो हमारा लिगेंड्स होगा, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जैसे हमारा EDTA। और फिर जो हमारा इंडिकेटर होता है वो हमारा मेटल आयन इंडिकेटर्स होगा। अब जब हम इसमें टाइट्रेशन परफॉर्म कराते हैं तो जो हमारा टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट हमारा बेसिकली लिगेंड्स होता है, और लिगेंड्स में क्या होता है हमारा EDTA। ये जो हमारा होगा EDTA, इसको हम ब्यूरेट में लेंगे और इसको जब हम टाइट्रेट कराएंगे एनालाइट के साथ जो कि हमारा मेटल आयंस होगा, और इसमें इंडिकेटर भी ऐड किया रहेगा। तो जब हम इसका टाइट्रेशन कराएंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। मतलब किसके किसके बीच में, EDTA प्लस जो हमारा मेटल आयन है उसके बीच में हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और यही कॉम्प्लेक्स हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसी कॉम्प्लेक्स को हम डिटरमाइन करने के लिए ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं, स्टडी करते हैं। सो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब ऐसे कौन से एजेंट हैं जिसको हम एज ए लिगेंड्स यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। लिगेंड्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर ग्रुप। जो हमारा लिगेंड्स है ये डोनर ग्रुप के बेसिस पे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितना प्रोटॉन आयन डोनेट करेगा, उसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमारा आता है यूनिडेंटेड लिगेंड्स, जिसको हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड हमारा आता है बाइडेंटेड लिगेंड्स, एंड थर्ड हमारा आता है मल्टीपल डेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो हम पहले लिगेंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। पहला हमारा होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट आल्सो कॉल्ड एज यूनिडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स को यूनिडेंटेट लिगेंड्स के नाम से भी जानते हैं। दीज लिगेंड्स हैव ओनली वन डोनर एटम। मतलब ये जो हमारा लिगेंड्स है इसके पास केवल एक डोनर एटम होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज चिलेट्स। जो हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है इसको चिलेट्स के भी नाम से हम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है NH3 जो कि अमोनिया होता है, एंड H2O जो कि हमारा वाटर होता है। सेकेंड हमारा आता है बाइडेंटेट लिगेंड्स। दीज लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स, सो दैट्स वाई कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स।
ये जो हमारा लिगेंड्स होगा ये बेसिकली दो डोनर एटम को कंसिस्ट किया रहता है, इसके पास दो डोनर एटम होते हैं, इस वजह से इसको बाइडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हमारा है इथाइलिन डाइमीन, जो कि ये दो डोनर ग्रुप को कंसिस्ट किया रहता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक CH2 दूसरा CH2, इसके साथ हमारा एक NH2 ग्रुप इधर जुड़ा है और एक NH2 ग्रुप इधर जुड़ा है, और इसके पास दो एटम है ऐसे जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये दोनों अमाइन जो हमारा NH2 ग्रुप है ये दोनों प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को मल्टीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द लिगेंड्स हैव मोर देन 2 डोनर एटम्स, जब लिगेंड्स के पास 2 से अधिक डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। तो इसको मल्टीडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल होता है बेसिकली EDTA। EDTA जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो हमारा ये CH2 है, ये हमारा कार्बन है दो, जो CH2 ग्रुप है, इसके साथ एक नाइट्रोजन इधर अटैच्ड है और दूसरा नाइट्रोजन इधर अटैच्ड है। अब इस नाइट्रोजन एटम के साथ दो CH2 ग्रुप अटैच्ड है और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, इधर भी सेम चीज वही है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे? हाइड्रोजन ये जब हम टाइट्रेशन कराते हैं रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बेसिकली। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो आयंस के फॉर्म में यहाँ, चार्ज के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो काउंट करते हैं कि इसमें मल्टी डोनर ग्रुप कहाँ कहाँ से है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन ये हमारा जो कि एक ग्रुप डोनेट कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन ये है जो कि हमारा एक ग्रुप ये डोनेट करेगा, और एक इधर है हमारा चार्ज है, एक ये चार्ज है, एंड इधर भी ये चार्ज है और ये चार्ज है। तो दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, ये 6 प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, 6 पेयर प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा तब जब हमारा टाइट्रेशन एंड रिएक्शन करेगा EDTA, तभी हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है EDTA का, वो देखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो हमारा आयन था, ये जो हमारा चार्ज था, ये चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है EDTA का, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब EDTA क्या होता है? EDTA है क्या? इट इज मोस्टली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। EDTA जो होता है ये मेनली और अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ही यूज किया जाता है। EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएस्टिक एसिड। जैसे कि जो अभी हमने बताया EDTA का फुल फॉर्म, मतलब EDTA का फुल फॉर्म इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएस्टिक एसिड है। इट इज मल्टी डोनेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होता है। जैसे कि अभी हमने देखा केमिकल फार्मूला इसका C10H16N2O8 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इसका यह होता है कि 292.24 ग्राम पर मोल होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 292.24 ग्राम पर मोल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को देखते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट में ये क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला हमारा आता है डायरेक्ट टाइट्रेशन, दूसरा हमारा आता है बैक टाइट्रेशन, जो कि हमारा इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी होता है, तीसरा हमारा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन होता है, एंड चौथा हमारा एल्किलीमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। डायरेक्ट टाइट्रेशन जैसे हमने मोहर्स मेथड को पढ़ा था। बैक टाइट्रेशन जैसे कि हमने वुलहार्ड्स मेथड को पढ़ा था, उसमें हमारा वुलहार्ड्स मेथड का एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन था जिसको हम बैक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते थे। इसमें क्या करते हैं कि एक्सेस अमाउंट में हम टाइट्रेंट को लेते हैं और उसको दोबारा रिएक्ट कराते हैं सैंपल के साथ। ये हमारा बैक टाइट्रेशन, जिसको हम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं, वो होता है। अब हम बात करते हैं अपने पहले टाइट्रेशन के बारे में। ये जो हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन है ये क्या होता है, देखते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन इज अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन है यह एक सिंपलेस्ट मेथड होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, इन विच EDTA इज यूज्ड एज अ टाइट्रेंट। इसमें हम EDTA का यूज करते हैं एज अ टाइट्रेंट, इन विच एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय कलर चेंज ड्यू टू इंडिकेटर। सभी टाइट्रेशन में हमारा सेम मेथड होता है कि जब हमारा कलर चेंज होगा तभी हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। इट इज सिमिलर टू एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। जैसे कि मैंने कहा था ये हमारा मोहर्स मेथड से मिलता जुलता है, तो ये हमारा सेम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जैसे होता है। अब हमारा सेकंड हम बात करते हैं बैक टाइट्रेशन के बारे में। बैक टाइट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन को
इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन और टाइट्रेशन एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA इज रिक्वायर्ड। मतलब कि इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एक्सेस अमाउंट में EDTA को लेते हैं, जरूरत पड़ती है। इन विच द एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA एड इनटू द एनालाइट। इसमें जो हमारा एक्सेस अमाउंट में EDTA होता है, जो कि हमारा टाइट्रेंट होता है, उसको हम एनालाइट में जब ऐड करते हैं, देन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ EDTA इज अगेन टाइट्रेटेड बाय सॉल्यूशन ऑफ सेकंड मेटल आयन। तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट EDTA का बचा हुआ है, वो दोबारा से टाइट्रेट करेंगे सेकंड मेटल आयन के सॉल्यूशन के साथ। ये हमारा होता है बैक टाइट्रेशन बेसिकली। अब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन के बारे में। Replacement titration method is used when direct and back titration don't given sharp in point. रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का हम यूज बेसिकली तब करेंगे जब हमारा जो डायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन मेथड है वो हमें शार्प इन पॉइंट नहीं देगा, तब हम रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का यूज करेंगे। इन विच मेटल प्रेजेंट इन एनालाइट डिस्प्लेस द अनदर मेटल फ्रॉम मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जो मेटल प्रेजेंट है एनालाइट में वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, अनदर मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम मेटल, जो मेटल उसमें प्रेजेंट है उससे। मेटल जो हमारा EDTA है उसको, उसमें जो मेटल प्रेजेंट है उससे वो डिस्प्लेस करके एक दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये हमारा रिप्लेसमेंट मेथड होता है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन होगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अनायंस व्हिच जनरली डू नॉट रिएक्ट विद EDTA चिलेट। मतलब एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज हम तब करते हैं और उस आयन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं जो कि EDTA के साथ रिएक्शन इजीली नहीं कर पाता है, EDTA के साथ रिएक्शन नहीं दे पाता है, तो इसलिए हम एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे मेटल आयन इंडिकेटर्स के बारे में। मेटल आयन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज PM इंडिकेटर्स। जो मेटल आयन्स होता है, मेटल आयन इंडिकेटर्स होता है, उसको हम PM इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। Indicators that are used in complexometric titration are known as metal ion indicator। मतलब इंडिकेटर्स हमारा वो इंडिकेटर्स होता है, वो सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम मेटल आयन इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। यही हमारा होता है मेटल आयन इंडिकेटर्स। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म मतलब कि इसका प्रोसीजर कैसे काम करता है हमारा PM इंडिकेटर, उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड इंडिकेटर इन एनालाइट, जो कि हमारा मेटल आयन सोल्यूशन होगा। मतलब कि सबसे पहले हम इंडिकेटर को मेटल आयन के सोल्यूशन में ऐड करेंगे। नाउ इंडिकेटर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ एनालाइट। अब जो हमारा इंडिकेटर होगा वो बेसिकली एनालाइट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा एंड द कॉम्प्लेक्स शो वाइन रेड कलर। फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो हमें वाइन रेड कलर शो करेगा। फिर उसके बाद हेंस वी कैन से बिफोर इंड पॉइंट द कलर ऑफ द एनालाइट इज वाइन रेड। मतलब कि जो हमारा इंड पॉइंट आता है उसका जो कलर होता है वो वाइन रेड होता है, और ये इंड पॉइंट से पहले का कलर है जो कि वाइन रेड में होगा। एट द इंड पॉइंट द टाइट्रेंट, जो हमारा लिगेंड्स होगा, ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द इंडिकेटर एंड एनालाइट। अब जो हमारा टाइट्रेंट जो कि हमारा लिगेंड्स होता है वो ब्रेक करता है बॉन्ड को, इंडिकेटर्स और एनालाइट के बीच के बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा। उसके बाद एंड देन टाइट्रेंट फॉर्म्स द बॉन्ड विथ एनालाइट। उसके बाद जो हमारा टाइट्रेंट होगा वो बॉन्ड फॉर्म करेगा एनालाइट के साथ, विच इज कॉल्ड मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसको मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कहेंगे या फिर लिगेंड्स मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है, कैल्मागाइट होता है, कैटेकॉल वॉयलेट होता है एंड म्यूरक्साइड होता है। ये हमारा कॉमन इंडिकेटर होता है जो कि बेसिकली हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं। तो आज की हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसको कंप्लीट करते हैं। सो रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। दीज आर दोज टाइट्रेशन विच आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड एनालाइट।
ये जो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है ये बेसिकली बेस्ड ऑन होता है रेडॉक्स रिएक्शन पे, और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में होगी। अब रेडॉक्स जिसका मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों। इन दिस रिएक्शन और टाइट्रेशन बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस सच एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो हमारा टाइट्रेशन है इसमें दोनों रिएक्शन होती हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज 3 वेज। ये जो ऑक्सीडेशन हमारा है इसको हम 3 वे में डिफाइन कर सकते हैं, 3 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि पहला हमारा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है ये बेसिकली ऑक्सीजन को ऐड करता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लॉस करेगा, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी लॉस करेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जब ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा तो वो कैसे करेगा, जो हमारा SO2 होगा वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, जो बेसिकली बना लेगा हमारा SO3। ये बेसिकली हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। और अगर बात करें हम हाइड्रोजन के टर्म में, तो जो हमारा H2S है वो फर्दर Cl2 से रिएक्ट करके ये हमारा 2HCl बना लेगा और सल्फर को अकेला छोड़ देगा। ये हाइड्रोजन के टर्म में है। अब बात करेंगे इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या है। ये जो हमारा सोडियम होता है ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा जब, तो ये सोडियम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है सोडियम से। अब हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये जो हमारा रिडक्शन होता है ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो एज अ प्रोटॉन है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी यही होता है जो कि हमारा रिडक्शन में गेनिंग फॉर्म में होता है। ये हमारा रिडक्शन में गेन करता है बेसिकली। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। रिडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टर्म में अगर बात करें हम इसको, तो जो हमारा CuO है वो बेसिकली 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो ये CO बन जाएगा, कॉपर फॉर्म कर लेगा और H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन के टर्म में बात करें तो C2H2 बेसिकली 2H से रिएक्ट करके C2H4 बनाएगा, मतलब कि ये हमारा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। एंड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Cl है जो हमारा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इन विच बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस। In this reaction, one substance loss or gives up the electrons and other substance receives the electrons। मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन होता है, और ये जो रिएक्शन होगा इसमें से जो एक सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा, और दूसरा उसको रिसीव करेगा। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल है हमारा, जब हम जिंक को कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो जिंक होता है ये बेसिकली, तो ये जो हमारा जिंक है वो बेसिकली जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन देगा। और जो हमारा कॉपर है ये हमारा इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रिडक्शन है। ये हमारा गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये जो हमारा जिंक है ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो कि हम ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का लॉस करेगा और ऑक्सीजन का गेनिंग करेगा। और रिडक्शन में मेनली हमारा होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन को लॉस करेगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दीज आर दोज एजेंट्स और सब्सटेंस विच डू ऑक्सीडेशन ऑफ अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे वो एजेंट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अदर सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे लेकिन ये खुद रिड्यूस्ड हो जाएंगे। We can say that these are those substances which gain electrons are called as oxidizing agent। मतलब कि हम कह सकते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करते हैं और खुद ऑक्सीडाइजिंग, खुद को रिड्यूस करके खुद को रिड्यूस कर लेंगे और अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। बेसिकली ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। दीज आर दोज सब्सटेंस और एजेंट्स which do reduction of others compounds and itself gets oxidized। मतलब कि ये वो सब्सटेंस होते हैं या एजेंट होते हैं जो कि दूसरों को रिड्यूस कर देंगे, दूसरे सब्सटेंस को, कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं जबकि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। We can say that these are those substances
which loss or donate electron are called as reducing agent। मतलब कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लॉस करते हैं या फिर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं रेडॉक्स इंडिकेटर के बारे में। रेडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है? दोज इंडिकेटर which are used in redox titration that are called redox indicator। मतलब कि ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज हम रेडॉक्स टाइटेशन में करेंगे, ये हमारे रेडॉक्स इंडिकेटर कहलाएंगे। ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर, इसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं। So these are the substance that shows the visible color change at end point of the redox titration। मतलब कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि शो कराते हैं विजिबल कलर को, चेंज कराते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारे एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में, शार्प एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में ये हेल्प करेगा। इसी को हम रेडॉक्स इंडिकेटर कहेंगे और ये हमारा रेडॉक्स टाइटेशन कहलाएगा। सो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ये जो हमारा रेडॉक्स इंडिकेटर है, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है सेल्फ इंडिकेटर, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड तीसरा हमारा होता है इंटरनल इंडिकेटर। जिसमें कि हमारा सेल्फ इंडिकेटर में हमारा आता है KMnO4 जो कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और एक्सटर्नल इंडिकेटर में हमारा पोटेशियम फेरिक साइनाइड होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइटेशन के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेंट रेडॉक्स टाइटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। मतलब कि टाइट्रेंट के बेसिस पे हम रेडॉक्स टाइटेशन को फॉलोइंग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आता है सेरीमेट्री टाइटेशन होगा, आइडोमेट्री टाइटेशन होगा, आइडीमेट्री टाइटेशन होगा, ब्रोमाइटोमेट्री टाइटेशन होगा, डाइक्रोमोमेट्री टाइटेशन होगा, और टाइटेशन विद पोटेशियम आयोडाइड। तो ये सारे टाइटेशन इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेडॉक्स टाइटेशन में। तो आज का हमने अपना टॉपिक खत्म कर लिया है रेडॉक्स टाइटेशन को। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।